Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 15. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के अंदर ये देख लिया कि जब आप R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन पे अगर अपने को लेके जाना है तो जो पायलट प्लांट है यानी कि स्मॉल स्केल पर अपन हर चीज़ को है जो कि परफॉर्म करके देखेंगे, इक्विपमेंट्स क्राइटेरिया देखेंगे, अपन जो कंसंट्रेशन है वो देखेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि छोटे लेवल पर चेक की जाती है, दिस इज नोन एज पायलट प्लांट, राइट। अब अपन बात कर रहे हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज सुपैक। सुपैक इज अ स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस गाइडलाइंस। अभी सुपैक होता क्या है, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस है क्या, तो अगर अपन डिटेल में मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो जैसे कि सपोज आपने सबसे पहले वो डोजेस फॉर्म बनाई, सपोज कि आपने सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाई जो कि थी टैबलेट, ठीक है। अब टैबलेट जैसे ही आपने बनाई तो टैबलेट बनाने के बाद क्या होगा, R&D में आपने बना लिया। R&D में फिलहाल तो आपने बहुत ही स्मॉल स्केल पे बनाया, एक्सीपेंट बहुत थोड़े लिए हैं, आपको किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ये सारी की सारी चीजें हुई, राइट। बट जैसे ही आपने इसको पायलट प्लांट पे काम किया, तब पायलट प्लांट पे जब आपने काम करके देखा तब आपने देखा कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सीपेंट्स आप यूज करेंगे इसके अंदर, डिफरेंट टेम्परेचर क्राइटेरियाज आपने सेट किए, डिफरेंट मिक्सिंग क्राइटेरियाज आपने सेट किए, फिर कहीं पे जाके वो प्रोडक्शन पे जाके एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो कि सेट कर पाई लार्ज स्केल पे। बट जैसे ही आपने उसको प्रोडक्शन पे काम करके देखा तब आपने देखा कि प्रोडक्शन के अंदर अपने को कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि पायलट प्लांट पे अपने को ध्यान नहीं रही। तो अब क्या हुआ, आपने R&D में काम कर लिया। R&D में काम करने के बाद आपने जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ से अप्रूवल मिलता था, सपोज कि आपने FDA से अप्रूवल ले लिया, विच इज़ एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है। FDA से आपने है जो कि अपने एक नए मॉलिक्यूल के लिए अप्रूवल ले लिया कि इस तरीके की मेरी एक फॉर्मुलेशन है और ये इस तरीके से काम करती है। सारे आपने क्लिनिकल ट्रेलर दे दिए, सारे आपने डॉक्यूमेंटेशन दे दिए, पूरी केमिस्ट्री उसकी क्रिएट कर दी, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सब कुछ है जो कि दिया और उन्होंने अप्रूव कर दिया एंड दिस इज ओके। बट जब आप उसे पायलट प्लांट पे दे रहे हो, पायलट प्लांट से आपने एक प्रोडक्शन एरिया में काम किया, प्रोडक्शन एरिया में काम करने के टाइम पे आपको पता चला कि आपको कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंज करनी पड़ेंगी। अब वो चेंज करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, वो 3 चीज़ों में डिपेंड करती हैं कि कितने डिफरेंट चेंजेस अपन कर रहे हैं, अपन माइनर चेंज कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, या बहुत ही बड़े चेंजेस हैं जो कि अपन कर रहे हैं। अब ऑब्वियस है आपने उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज की होंगी, हो सकता है आप उसमें एक्सीपेंट चेंज करो, हो सकता है उसके अंदर आप कोई मॉलिक्यूल चेंज करो, कोई पॉलीफॉर्मिज्म दूसरा डालो, कुछ भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पायलट प्लांट स्केल रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट समझ आई प्रोडक्शन के लिए उस तरीके से मॉडिफिकेशन होंगे यहाँ पे, और जो आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर कुछ एडवांसमेंट किए जाएंगे। तो जो स्केल अप टेक्निक है वो ये बताती है कि जब भी आप एक स्मॉल स्केल के लार्ज स्केल पे लेके जाते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आपको है जो कि अगेन अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि फिलहाल जब आपने अमेरिकन कंपनी की मैं बात कर रही हूँ तो अमेरिकन कंपनी में आपने क्या किया, FDA यानी कि जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था वहाँ से आपने अप्रूवल ले लिया उसका। बट जैसे ही उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, चाहे उसका कलर में चेंज हुआ, चाहे उसके एक्सपीरियंट कंसल्टेशन में चेंज हुई, या उसके ग्रेड्स में चेंज हुए, तो अगेन आपको उसका अप्रूवल है जो कि लेना पड़ेगा। तो ये जो पोस्ट अप्रूवल चेंजेस हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं, कौन कौन सी डोजेस फॉर्म के लिए लेने पड़ते हैं, अपने को क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन आज पढ़ेंगे। अमेरिका की बात करें या जो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे ये FDA एंड WHO वाली चीज़ चलेगी। बट अगर अपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अपने को अप्रूव मिलता है सिडिस्को से। सिडिस्को की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। अपने को अप्रूवल है जो कि किसी भी चीज़ का वहाँ से लेना पड़ता है जब आप इंडिया के अंदर किसी मेडिसिन अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन अगर मैं बात करूं कि सुपैक है क्या, स्केल अप है क्या, तो स्केल अप जो नाम आया है वो इसी चीज़ से आया है कि अब जो पायलट प्लांट है यानी कि स्मॉल स्केल से आप जो काम कर रहे थे आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो, आप स्केल को बढ़ा रहे हो, यानी कि दिस इज स्केल अप। तो स्केल अप में आपने क्या क्या चेंजेस किए, उसके लिए आपको क्या क्या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर वो स्केल डाउन होता, यानी कि कोई क्वांटिटी आपने बनाया और उससे आपको कम क्वांटिटी में बनाना है, तो दिस इज नोन एज स्केल डाउन प्रोसेस। बट अपन जो गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस की। वन बाय वन मैं बात करना शुरू करती हूँ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम रिसर्च टू प्रोडक्शन फ्लोर
विथ साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट्स इज कॉमनली नोन एज स्केल अप। यानी कि जैसे ही आपने कोई नया मॉलिक्यूल बनाया, अब ऑब्वियसली उस मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन फ्लोर पे लेके जाओगे और प्रोडक्शन फ्लोर पे आप एक कंटेंट या क्वांटिटी है जो कि इंक्रीज करोगे, राइट। तो दिस इज नोन एज स्केल अप, यानी कि आपने स्केल को बढ़ाया है, आपने स्केल को अप किया है। पहले आप बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने रिसर्च करके देखी, जब वो रिसर्च है जो कि फुलफिल हो गई, नाउ इट्स टाइम टू स्केल अप। डेफिनेशन की अगर प्रॉपर बात करें, so the scale up process and the change made after approval in the composition, manufacturing process, manufacturing equipments and change of site have become known as scale up and post approval changes or SUPAC। यानी कि जब आप स्केल अप प्रोसेस कर रहे हो तो स्केल अप प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी। आपने पायलट प्लांट पे कहीं पे काम किया, आपने ये सब कुछ देखा कि ठीक है ये जो फॉर्मुलेशन है वो सही है, अब आप इसे है जो कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। बट जो नेक्स्ट लेवल है, जो प्रोडक्शन का लार्ज स्केल पे जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? उस समय कंपोजिशन के अंदर चेंजेस हुए हैं क्या? उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज हुए हैं क्या? इक्विपमेंट्स कोई चेंज किए गए हैं क्या? साइट अपन ने चेंज की है क्या? तो इन सब के लिए अपने को कुछ अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज नोन एज सुपैक और स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस प्रोसीजर्स। तो हर एक जो अप्रूवल गाइडलाइन है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए, ताकि जो भी पायलट प्लांट से प्रोडक्शन स्केल पे काम कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ये समझना कि आपको जब इन चेंजेस करना है तो किस तरीके से इन चीज़ों को अप्रूव करवाना होगा। चेंज की अगर बात करें तो चेंज किसी में भी किए जा सकते हैं, रॉ मटेरियल में किए जा सकते हैं, प्रोसेस में किए जा सकते हैं, इक्विपमेंट में किए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट में किए जा सकते हैं, बैच साइज में किए जा सकते हैं। यानी कि जो चेंजेस है वो किसी में भी किए जा सकते हैं। रॉ मटेरियल भी चेंज हो सकता है पूरा का पूरा, कोई एक्सीपेंट चेंज हो सकता है, कोई ग्रेड चेंज हो सकती है। आपने जो काम किया जिस प्रोसेस से स्मॉल स्केल पे, हो सकता है उस प्रोसेस को जब लार्ज स्केल पे आप लेके जा रहे हो तो कुछ गड़बड़ है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। इक्विपमेंट चेंज हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट यानी कि लोकेशन चेंज हो सकती है, और बैच साइज भी चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज की जा सकती हैं। अब वो कौन है क्या है उस हिसाब से डिपेंड करता है। अब अपन बात करें पर्पज ऑफ गाइडलाइंस, गाइडेंस यानी कि क्या मेन पर्पज रहता है इसका। दिस गाइडेंस प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू स्पॉन्सर ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन and abbreviated antibiotic applications who intend during the post approval period to change the component or composition, the site of manufacturer, the scale up scale down of manufacturer and manufacturing of an immediate release oral formulation। यानी कि बेसिकली जो पर्पस है इस गाइडेंस का कि गाइडलाइन जो सुपेक वाली है वो क्यों दी गई, तो ऑब्वियस है जो भी काम कर रहा है बंदा, जो नए रिसर्च मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है, तो उसको उसको एक स्मॉल स्केल से जब वो प्रोडक्शन स्केल पे लेके जा रहा है तो कौन कौन सी चीज़ें उसको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलो उसने वो मॉलिक्यूल बना दिया, उसका अप्रूवल भी ले लिया, यहाँ तक भी ठीक है, बट जो प्रॉफिट कमाने के हिसाब से उसको लार्ज स्केल पे लेके जाएगा तो वहाँ पे भी उसको कुछ छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वो कौन सी फॉर्मुलेशन बना रहा है उसके हिसाब से क्या गाइडलाइंस हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइक कंपोनेंट्स क्या है, साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, द स्केल अप एंड स्केल डाउन अगर वो कर रहा है तो उसके अंदर भी अपने को देखना पड़ता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमीडिएट रिलीज ओरल फॉर्मुलेशन के अंदर भी कुछ गाइडेंस या गाइडलाइंस होती हैं। द गाइडेंस डिफाइंस यानी कि जो गाइडेंस है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। तो क्या क्या चीज़ें गाइडलाइंस में अपने को देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो गाइडलाइंस के अंदर लेवल ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि आप जो चेंज कर रहे हो उसका आपका लेवल क्या है। तो लेवल मोस्टली 3 तरीके के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, विच इज नोन एज माइनर, मॉडरेट एंड मेजर। यानी कि आप जो चेंजेस कर रहे हो प्रोडक्शन पे लेके जाने से, आपने पायलट पे तो अप्रूवल ले लिया, अब प्रोडक्शन पे जब आप अप्रूवल ले रहे हो तो उसमें आपने कितने ज़्यादा चेंजेस किए हैं। थोड़े से चेंज हुए हैं जो एकदम माइनर चेंजेस हैं, जिससे कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चेंज नहीं हो रहा कुछ बायो एक्टिविटी ड्रग की, मॉडरेट चेंज है या फिर मेजर चेंजेस हैं, उसके हिसाब से जो अप्रूवल्स हैं उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं या गाइडलाइंस हैं वो चेंज होती हैं। देन टेस्ट लाइक एप्लीकेशंस हो गई, कंपेंडियन टेस्ट हो गया, इन विट्रो रिजोल्यूशंस हो गया, इन वीवो हो गया। तो डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स के लिए आपको कौन कौन सी लगानी पड़ती है वो सारी चीज़ें आपको इस गाइडलाइंस में देखने को मिलेंगी। देन फिलिंग, एनुअल रिपोर्ट किस तरीके से आप चीज़ों को प्रोडक्शन कर रहे हो, चेंज बिंग इफेक्टेड सप्लीमेंट्स एंड प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट्स, यानी कि जो भी आपको पहले अप्रूवमेंट्स मिले हैं, अप्रूवल मिले हैं,
हर साल आपको कुछ अप्रूवल्स देने पड़ेंगे और जो भी आपने चेंज किए हैं साल टू साल, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको उसके अंदर फिल करनी पड़ेगी, उसकी गाइडलाइंस भी उसके अंदर होगी। तो अगर अपन वन बाय वन बात करें तो लेवल ऑफ चेंजेस अपने को मिलेंगे गाइडलाइंस में कि किस लेवल पे आप चेंज कर रहे हो और उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा आपके प्रोडक्ट को चेंज करवाने के लिए, राइट। देन रिकमेंडेड केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल टेस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ चेंजेस, यानी कि आपने जहाँ पे भी चेंजेस किए हैं वहाँ पे सारे के सारे आपको क्वालिटी टेस्ट लगाने पड़ेंगे, सारी की सारी फॉर्मूलाज को वापस इवोल्यूट करनी पड़ेगी और उनको भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में सबमिट करना होगा। देन इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट हो गया, उसके बायोइक्विवेलेंस टेस्ट हो गया अगर आप डिफरेंट डोजेस फॉर्म को भी कैलकुलेट कर रहे हो तो, एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट शुड बी सपोर्ट द चेंज फॉर दोज चेंज फील्ड इन चेंज बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट इन फॉर्म नंबर 21 CFR 314.70C, यानी कि जो भी आपने काम किया है उसका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई हमने जो भी चेंज किए हैं वो हमारी फॉर्मुलेशन है जो कि सपोर्ट कर रही है। आफ्टर अ रिव्यू ऑफ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन decide that the changes are not approvable or approvable. The FDA has issued various guidance for SUPEC chains designated as SUPEC IR, SUPEC MR, SUPEC SS, यानी कि बेसिकली जो FDA यानी कि जो अमेरिकन कंपनी है फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो बेसिकली जो गाइडेंस हैं उन्होंने 3 फॉर्मुलेशंस के लिए हैं जो कि दे रखी है। पहली है फॉर IR यानी कि जो इमीडिएट रिलीज सॉलिड डोजेस फॉर्म्स है उनके लिए, देन MR यानी कि जो मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म है, और जो SS यानी कि जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं लाइक क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स, लोशंस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है लेवल ऑफ चेंजेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अपन सुपेक की बात कर रहे थे यानी कि जो स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस हैं उसके बारे में, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ लेवल्स आते हैं जिसके अंदर माइनर, मॉडरेट एंड मेजर जो लेवल्स हैं उसके अंदर कि आपको किस तरीके से चेंजेस करने हैं और वो आपकी फॉर्मुलेशन की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, उस हिसाब से जो लेवल्स को है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वन बाय वन अगर अपन बात करें तो लेवल 1 तो ऑब्वियस है इट इज अ माइनर लेवल, तो जो चेंजेस होंगे वो भी इतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे फॉर्मुलेशन की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस पे। बट अगेन जब आप इसको पायलट से प्रोडक्शन स्केल पे लेके जा रहे हो और आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो जो भी माइनर से माइनर चेंज हो रहा है इट नीड टू बी वैलिडेट और नीड टू बी अप्रूव्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडिया हो या कोई दूसरा कंट्री हो। जैसे लेवल 1 की अगर बात करें तो इन लेवल 1 those changes that are unlikely to have any detectable impact on formulation quality and performance like change in color और flavor, यानी कि बेसिकली लेवल 1 के अंदर वो माइनर चेंजेस आते हैं जो कि फॉर्मुलेशन की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि कलर चेंज करना हो गया या फ्लेवर चेंज करना हो गया। कभी कभी प्रोडक्शन लेवल पे जाते वक्त अपने को पता चलता है कि भाई आपको फॉर्मुलेशन का कलर चेंज करना पड़ेगा कुछ डिफरेंट रीजंस के लिए या कोई फ्लेवर चेंज करना पड़ेगा, तो वो फ्लेवर और कलर है जो कि लेवल 1 यानी कि माइनर कैटेगरी ऑफ चेंजेस में आते हैं। देन लेवल 2 इज change are those that could have significant impact on the formulation quality and performance like technical grade of excipient like Avicel pH 101 versus Avicel pH 200, यानी कि यहाँ पे बात आ गई है कि भाई जो लेवल 2 है यानी कि जो मॉडरेट चेंज है, अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस चेंज हो सकते हैं। ऑब्वियस है जब आप लार्ज स्केल पे बनाते हो तब आपको पता चलता है कि जो आप अपने एक्सिपिएंट लिए हैं इतनी बल्क के अंदर कुछ डिफरेंट है जो कि कैलकुलेशंस दे रहे हैं सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप एक्सिपिएंट्स की ग्रेड चेंज करते हो कि भाई ये नहीं तो अपन ये ग्रेड यूज करके देखते हैं, पाउडर नहीं तो अपन ग्रेन्युलेशन के अंदर जाते हैं। तो जैसे कि MCC है यानी कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज है विच इज नोन एज एविसेल, उसकी डिफरेंट ग्रेड्स आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पाउडर प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट और अकॉर्डिंग टू ग्रेन्यूल्स। तो आप उसको उसमें मॉडिफाई करते हुए ग्रेड को चेंज करते हुए सिस्टम को और ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करते हो। तो दिस इज मॉडरेट लेवल, लेवल नंबर 2। देन लेवल नंबर 3 इज दे आर दोज दैट आर लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जो लेवल 3 है उसके अंदर सिग्निफिकेंटली है जो कि फॉर्मुलेशन की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल की बात करें, any qualitative and quantitative excipient change to a narrow therapeutic drug beyond to range for level 1 and all other drugs not meeting the dissolution criteria as level 2, यानी कि जब आप उसको चेंज कर रहे हो तो मे भी पॉसिबल है कि आपका जो ड्रग है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव है जो कि एक्सपीरियंस को चेंज करे, और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है लाइक डिसोल्यूशन क्राइटेरियाज वो जो लेवल 2 में आ रहे थे उससे आपको कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स मिल सकते हैं। तो दिस इज लेवल नंबर 3, यानी कि काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं, यानी कि अब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी एस्टिमेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, तो अगेन वहाँ का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी डिफरेंट होगा।
अब वन बाय वन बात करते हैं अपन सुपेक के अंदर जो स्केल अप में जो चेंजेस अप्रूव्ड होते हैं, तो अपन कौन कौन सी चीज़ें चेंज करते हैं जिसका अप्रूवल अपने को लेना ज़रूरी है। लेवल्स की तो अपन ने बात कर ली कि भाई आपने कोई एक्सीपेंट चेंज कर दिया, कोई कलर चेंज कर दिया या रिजोल्यूशन के अंदर चेंजेस आने लग गए। बट उसके अलावा भी आप जब उसको पायलट स्केल से प्रोडक्शन स्केल पे लेके जा रहे हो और वहाँ पे आप किस किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, आपने कोई इक्विपमेंट चेंज किया है, आपने कोई साइट चेंज की है, आपने कोई प्रोसेस चेंज की है, ये सारी की सारी चीज़ें भी अगेन अप्रूवल की डिमांड रखती है। तो सबसे पहला पॉइंट है साइट चेंज, यानी कि अगर आप साइट चेंज करते हो तो इसके अंदर भी 3 लेवल होंगे कि भाई माइनर लेवल पे आपने साइट चेंज में क्या चेंजेस किए, देन मॉडरेट में क्या किए, मेजर में क्या किए, उसके हिसाब से अप्रूवल जो गाइडेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले साइट चेंज में बात करते हैं। साइट चेंज कंसिस्ट ऑफ चेंज इन लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर बोथ कंपनी ओन एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, यानी कि साइट चेंज का मतलब यहाँ पे उससे है कि सारा का सारा जो कंपनी है उससे रिलेटेड भी है और उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी कंपनी के अंदर उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी कि एक ही कंपनी में एक ही जगह की जगह अब दूसरी जगह उस पर्टिकुलर काम को करना किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो अगेन इसके अंदर भी अपने को डॉक्यूमेंटेशन भेजने पड़ते हैं अप्रूवल के लिए कि राउट नाउट इस डिपार्टमेंट की जगह अपन उस डिपार्टमेंट में वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि शुरू कर दी है। स्केल अप इज एड्रेस्ड इन सेक्शन 5 ऑफ दिस गाइडेंस, यानी कि अगर गाइडेंस में बात करें और साइट चेंज के अंदर आप देखें तो आपको सेक्शन 5 के अंदर पूरी की पूरी गाइडेंस आपको मिलती है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन शुड हैव अ सैटिस्फैक्टरी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंस्पेक्शन। साथ ही साथ आपने जो भी न्यू लोकेशन ली है, जो भी साइट चेंज की है, वहाँ पे सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो जीएमपी हैं, यानी कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस हैं उसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये इसका मेन क्राइटेरिया रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें लेवल्स की कि भाई लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के अंदर किस किस तरीके से चेंज होंगे जब साइट चेंज कर रहे हैं, तो लेवल 1 के अंदर वो चीज़ें आएंगी जहाँ पे it consists the site change within a single facility whether the same equipment, standard operating procedures, environment conditions like temperature, humidity and control personnel common to both manufacturing sites are used and where no changes are made to the manufacturing batch records except for administrative informations and location to the facility। यानी कि एक तरीके से जो लेवल 1 है यहाँ पे बाकी सब चीज़ें सेम हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फैसिलिटी है उसको चेंज किया गया है। तो सिंगल फैसिलिटी को चेंज किया गया है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन को भी चेंज किया जाएगा। बाकी की बाकी सारी चीज़ें वही हैं, यानी कि वही टेम्परेचर, वही ह्यूमिडिटी रख रहे हैं, वही स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं, वही इक्विपमेंट्स रख रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी वही हैं। तो दिस इज लेवल नंबर 1। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंज है अपने को वो बताने पड़ेंगे, डिजोल्यूशन में कोई चेंज आए तो बताने पड़ेंगे, नहीं आए तो बताने पड़ेंगे, बायो इक्विवेलेंस में कुछ चेंजेस हैं, फिलिंग डॉक्यूमेंट्स जो एनुअल रिपोर्ट अपन सबमिट कर रहे हैं लाइक चेंज बिंग इफेक्टेड सप्लीमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज भी अपने को उसकी करनी होगी। ऑब्वियस है आपने अगर कोई माइनर चेंज भी किया आपके प्रोडक्शन के अंदर तो उन सारा का सारा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि सबमिट करना पड़ता है एनुअली, तो कितना मॉडिफाई हुआ। तो ऑब्वियस है यहाँ पे सिर्फ आपने साइट चेंज की है तो यहाँ पे न तो कोई डिजोल्यूशन चेंज हुआ है ना कोई केमिस्ट्री प्रोसीजर चेंज हुआ है, तो वो चीज़ें सेम टू सेम रहेगी, बट स्टिल यू हैव टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्रूवल। Then level number 2, this level change consists of site change within a contiguous campus or between facilities in adjacent city blocks, whether the same equipment, SOPs, environmental conditions and control personnel common to both manufacturing sites are used, whether no change are made to be manufacturing batch records except the administrative informations and the location of the facility। यानी कि यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फैसिलिटी चेंज कर रही थे अपन लेवल नंबर 1 में, बट लेवल नंबर 2 में विद इन कैंपस और बिटवीन द एडजेसेंट सिटी ब्लॉक्स, यानी कि कोई भी 2 बिल्डिंग से उसके अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो उनके अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं, बट अगेन इक्विपमेंट सेम होंगे, एसओपी सेम होंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अपन सेम रखने की कोशिश करेंगे। इसमें भी जो टेस्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स, इन व्यू बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंट्स एंड जो फिलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एनुअली सबमिट होंगे, इन सब के लिए अपने को अप्रूवल भी चाहिए एंड साथ साथ इनको सबमिट करना भी ज़रूरी होता है। लेवल 3 चेंजेस की बात करें तो लेवल 3 चेंज इज ऑलवेज अ मेजर चेंज विच कंसिस्ट ऑफ अ चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग साइट टू अ डिफरेंट कैंपस, यानी कि यहाँ पे जो लोकेशन चेंज हो रही है, साइट चेंज हो रही है, पूरा का पूरा कैंपस ही अब यहाँ पर डिफरेंट है। तो ऑब्वियस से अगर अपन ये भी कहेंगे चलो अपन सबको चीज़ें मेंटेन भी कर रहे हैं, सेम इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, सेम एसओपीज ले रहे हैं, तो अगेन डिफरेंट लोकेशन है तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं जो चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। A different campus is defined as one that is not on the same origin contiguous site
और वेदर द फैसिलिटीज आर नॉट इन एडजेसेंट सिटी ब्लॉक्स, यानी कि डिफरेंट कैंपस का मतलब ये है कि वो जहाँ पे पहले था उस जगह पे नहीं है और कोई सिटी ब्लॉक्स में भी नहीं है, इट मे बी ऑन डिफरेंट एरिया। To quality as a level 3 change, the same equipment, SOPs, environmental conditions and control should be used in the manufacturing process at the new site, and no change may be made to the manufacturing batch records except the administrative information, location, language translation where needed। साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा आप डिफरेंट कैंपस ले रहे हैं, तो सपोज कि कोई इंडस्ट्री थी जो राजस्थान में है फिलहाल, या सपोज गुजरात में है, अब वो पूरी की पूरी है जो चेन्नई में शिफ्ट होगी है, तो लैंग्वेज डिफरेंसेस आ गए हैं। तो आप जो एसओपीज लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जैसे गुजरात है तो वहाँ पर लोकल जो गुजराती लैंग्वेज है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उसके हिसाब से भी जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन हैं इट नीड टू बी मतलब अर्जेंट, यानी कि आपको वो चीज़ें हैं जो कि अर्जेंटली उसके अंदर मॉडिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से उन चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बाकी जो एसओपीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आप सेम ले सकते हो, बट जो लैंग्वेज ट्रांजेक्शंस हैं इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइट नाउ यू आर शिफ्टिंग टू दैट डिफरेंट कैंपस, इट मे बी शिफ्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स। टेस्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्योंकि पूरा का पूरा एक कैंपस ही शिफ्ट हो गया है, तो अब वहाँ की ह्यूमिडिटी नॉर्मल जो प्रीवियस कैंपस है, प्रीवियस जो सिटी थी उससे डिफरेंट हो सकती है, तो उसके कारण इसके जो केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है, डिसोल्यूशन क्राइटेरिया चेंज हो सकते हैं, बायो इक्विवेलेंस के अंदर अपने को डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, ऑब्वियस है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट अपने को क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी जगह की ड्राइनेस ह्यूमिडिटी चेंज है तो वहाँ पे ये जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया हैं इसके अंदर भी जो प्लस माइनस एरर्स हैं वो पॉसिबल हैं, तो इसलिए इनकी जो इवोल्यूशंस हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की बात करें लेवल 3 में, सो द लोकेशन फॉर न्यू साइट एंड अपडेट्स बैच रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन, कंपेंडियल रिलीज रिक्वायरमेंट, स्टेबिलिटी, सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ डेटा अवेलेबल, वन बैच विथ 3 मंथ एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी, यानी कि बेसिकली जो केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप कौन सा पार्टिकल ले रहे हो उनके जो सारे के सारे माइनर टेस्ट होते हैं वो, प्लस उसकी स्टेबिलिटी एटलीस्ट 3 महीने एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी उसकी आपको डिफरेंट लोकेशन पे करनी जरूरी है। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो भी कंपेंडिया या जो स्टैंडर्ड्स में दे रखी हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के लिए, वो सारी की सारी 15, 30, 45, 60 एंड 120 मिनट्स के लिए नेसेसरी हैं। देन द डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट एट द करंट एंड प्रपोज साइट शुड बी सिमिलर। साथ ही साथ कोशिश ये की जाती है कि जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल वहाँ आई थी, क्योंकि आपने कोई केमिकल चेंज नहीं किया, आपने एक्सीपेंट चेंज नहीं किया, आपने ग्रेड चेंज नहीं की है, आपने कंसंट्रेशन चेंज नहीं की है, तो इट मस्ट बी सिमिलर टू दैट प्रीवियस एरिया और प्रीवियस कैंपस, ये चीज़ जरूर देखी जाती है। इन विवो बायो इक्विवेलेंस की अगर बेसिकली बात करें अपन, तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि बायो इक्विवेलेंस होती क्या है, इट इज इन विवो बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ टू प्रोप्रायोरिटी ड्रग, यानी कि बेसिकली दो डिफरेंट डोजेस फॉर्म की अगर अपन बात करें तो उनका जो बायो एबिलिटी है, जो रिलीज है, उसकी कॉमननेस देखी जाती है कि भाई सेम तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, तो ये चीज़ भी वहाँ पे डिफरेंट कैंपस में देखनी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो फिलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक चेंज बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटाज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द लेवल 3। देन सेकंड अगर बात करें तो चेंज इन बैच साइज। अब चेंज इन बैच साइज यानी कि सपोज आप 10 लाख मेडिसिन बना रहे थे, अब आपको प्रोडक्शन के अंदर 20 लाख मेडिसिन बनानी है, या फिर हो सकता है कि आपको 1 लाख मेडिसिन ही बनानी है, तो अगेन द क्राइटेरिया इज डिफरेंट। वाई? क्योंकि जो आप बल्क फॉर्मुलेशन बना रहे थे जिसके अंदर आपने बल्क एपीआई लिया था, बल्क एक्सीपेंट का रेशो लिया था, अब वो रेशो डिफर होगा, राइट? अब वो रेशो डिफर होगा तो वहाँ पे भी जो नॉर्मल जो एवोल्यूशंस हैं उसको वापस क्वालिटी चेक करना ज़रूरी है और उसका अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है कि हमने जो प्रोडक्ट है उसका स्केल अप कर दिया, यानी कि या तो हम ज़्यादा बनाने लग गए या फिर स्केल डाउन कर दिया, यानी कि अपन ने फॉर्मुलेशन है जो कि कम बनाना शुरू कर दिया है। First is post-approval changes in the size of batch from the pilot scale bio-batch material to larger or smaller production batches call for submission of additional information in the application। यानी कि अब आपने क्या किया, बैच के साइज को चेंज किया है, यानी कि अगर आप इसके अंदर कुछ बढ़ोतरी कर रहे हैं, कोई कमी कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट की एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ती है अप्रूवल के लिए कि हम इस क्वांटिटी को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर स्केल डाउन बिलो 1 लाख डोजेज यूनिट इज नॉट कवर्ड बाय दिस गाइडेंस, यानी कि अगर आप स्केल डाउन कर रहे हैं, कम मेडिसिन बना रहे हैं वो और 1 लाख से कम है, तो इस गाइडलाइंस के अंदर आपको वो एप्लीकेशन सेंड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये गाइडलाइंस 1 लाख टैबलेट ज्यादा बनाने के ऊपर की गाइडलाइंस हैं।
All scale-up changes should be properly validated and where needed inspected by appropriate agency personnel। साथ ही साथ जो भी आप स्केल अप कर रहे हो, अब ऑब्वियसली आप लार्ज बना रहे हो तो लार्ज बनाने में सबसे जो दिक्कत रहेगी वो रहेगी आपकी ड्रग कंटेंट और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वो चीज़ बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि एक ड्रग के अंदर तो आपका सारा का सारा एपीआई आ रहा है और एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सीपेंट आ रहा है। तो जो ड्रग कंटेंट है, वेट वेरिएशन है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, इन ईच एंड एवरी डोज इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर्ली वैलिडेट, सो दैट मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय अ प्रॉपर पर्सन, बाय अ पर्टिकुलर एजेंसी। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं कि आप किस तरीके से माइनर, मॉडरेट एंड मेजर चेंजेस कर रहे हैं। लेवल 1 की अगर अपन बात करें तो चेंज इन बैच साइज अप टू एंड इंक्लूडिंग अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स द साइज ऑफ पायलट where the equipment used to produce the test batch is the same design and operating principle. The batch in manufactured in full compliance with CGMPs. The same standard operating procedures and control as well as the same formulation and manufacturing procedures are used on the test batch and on the full scale production batch। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेवल 1 में वो चीज़ आ रही है कि आपने जो स्केल अप किया है वो 10 टाइम्स कर लिया है, यानी कि 1 लाख की जगह आप अब 10 लाख का बैच बना रहे हो। उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें सेम हैं, आप सेम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, सेम डिज़ाइन के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम है, आप सेम है जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेम है, सारी की सारी फॉर्मुलेशन क्राइटेरिया सेम है। दिस इज लेवल 1। अगेन देयर इज अ डिफरेंट टेस्ट डॉक्यूमेंट्स, केमिस्ट डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होंगे, डिसोल्यूशंस, इन विवो बायोइक्विवेलेंस इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। लेवल 2 की बात करें, डेफिनेशन ऑफ लेवल चेंज इन बैच साइज बियॉन्ड अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स the size of the pilot where the equipment used to produce the test batch is of the same design and operating principle. The batch is manufactured in full compliance with CGMPs. The same SOPs and control as well as the same formulation and manufacturing procedures are used on the test batch on the full scale production batch। यानी कि लेवल 2 में बाकी सब चीज़ें लेवल 1 जैसी हैं, आप सेम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, सेम ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, आप फुल कॉम्प्लायंस हैं विद द करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सेम फॉर्मुलेशंस यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल प्रॉपर है। बट वहां था कि 10 टाइम्स से कम और यहाँ हो जाएगा बियॉन्ड अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स, यानी कि उससे ज़्यादा का काम कर रहे हैं। यानी कि वहाँ अगर 1 लाख का बना रहे थे तो 10 लाख के अंदर अंदर का काम कर रहे थे, बट यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा का जब आप कर रहे हो तो दिस इज लेवल 2। टेस्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगेन देयर इज केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी इन स्टेबिलिटी स्टडीज विच 3 मंथ एक्सीलेटेड स्टेबिलिटीज यहाँ पे ज़रूरी होगी। डिसोल्यूशन के अंदर अगर बात करें तो केस बी टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिलिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इज ऑल्सो नीडेड एंड फिलिंग के अंदर जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है वो सबमिट करना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। फिर बात करते हैं थर्ड मैन्युफैक्चरिंग्स में। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपन बात करें तो इट मे बी इफेक्ट ऑन बोथ इक्विपमेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द प्रोसेस इटसेल्फ। यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप स्केल अप के अंदर पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कर रहे हैं और आपकी हेडिंग है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में चाहे आप इक्विपमेंट चेंज करो या फिर प्रोसेस चेंज करो। इक्विपमेंट्स यानी कि सपोज आपने कोई मिक्सिंग का इक्विपमेंट यूज किया है, वो अब आप चेंज कर रहे हो इन प्रोडक्शन स्केल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। और साथ ही साथ आप कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हो, आपने वेट ग्रेनुलेशन यूज किया, उसकी जगह आप ड्राई ग्रेनुलेशन यूज कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर आपने प्रोसेस की प्रोसेस ही चेंज कर दी कि आप इस मेथड से ग्रेन्यूल्स ना बनाते हुए डिफरेंट मेथड से ग्रेन्यूल्स बना रहे हो, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। अकॉर्डिंग टू आपका लेवल 1 है, 2 है, 3 है, उस हिसाब से ये सारी चीजें मॉडिफाई होंगी। इक्विपमेंट्स की बात करें, फर्स्ट लेवल 1 चेंजेस, ठीक है, यानी कि अब इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। लेवल 1 के अंदर चेंज फ्रॉम नॉन ऑटोमेटेड और नॉन मैकेनिकल इक्विपमेंट टू ऑटोमेटेड और मैकेनिकल इक्विपमेंट to move ingredients and change to alternative equipments of the same design and operating principle of the same or of a different capacity। यानी कि लेवल 1 के अंदर वो चीज़ है कि आपने नॉन ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट से ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहे हैं, बट डिज़ाइन सेम होगी, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स भी सेम होंगे, बट कैपेसिटीज आर मे बी डिफरेंट। टेस्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स, इन विवो बायोइक्विवेलेंस एंड फिलिंग डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे रहेंगे अकॉर्डिंग टू द कंपेंडियल रिलीज रिक्वायरमेंट। लेवल 2 की बात करें, देयर इज अ चेंज इन इक्विपमेंट्स टू अ डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ पे लेवल 1 में क्या था, इक्विपमेंट सेम था, बट आप नॉन ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे थे, बट लेवल 2 में
जो इक्विपमेंट है राइट नाउ आप डिफरेंट डिज़ाइन के ले रहे हो, डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के ले रहे हो, तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो आपका केमिस्ट्री इक्विपमेंट है, यहाँ पे स्टेबिलिटी स्टडीज इंपॉर्टेंट होगी, डिसोल्यूशन क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट होंगे, बायो इक्विवेलेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होगी कि भाई आपका जो इक्विपमेंट जब आपने पूरा का पूरा चेंज कर लिया है तो मे भी पॉसिबल है कि इन चीज़ों के अंदर भी चेंज आए। अब बात करते हैं प्रोसेस की। यहाँ तक तो आपने बात कर ली इक्विपमेंट्स आपने चेंज किए हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में जब आप प्रोसेस चेंज कर रहे हो तो इसके अंदर भी डिफरेंट लेवल होंगे। तो लेवल 1 की अगर बात करें तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स प्रोसेस चेंज इंक्लूडिंग चेंज सच एज मिक्सिंग टाइम, ऑपरेटिंग स्पीड विद इन एप्लीकेशन वैलिडेशन रेंजेस। यानी कि लेवल 1 के अंदर सिंपल ये चीज़ है कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग टाइम या जो स्पीड है उसको चेंज किया है कि भाई स्पीड है जो कि आरपीएम 20 है उसको 40 कर दो, मिक्सिंग टाइम 20 मिनट है तो उसको 30 मिनट कर दो। फिलहाल अगेन अगर बात करें तो इसमें सच्चा कोई दूसरी डिफिकल्टी या चीज़ नहीं आई, क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सेम हैं। तो जो केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, इन वीवो है, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंपेंडिया रिलीज है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड देखने होंगे। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 A definition of level, this category includes process change including change such as mixing time, operating speed outside of application validation ranges। यानी कि लेवल 2 के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं कि आपने जो स्पीड चेंज की है, मिक्सिंग चेंज की है, वो वैलिडेशन के बियॉन्ड है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मुलेशन, अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी या अकॉर्डिंग टू योर ऑप्टिमाइजेशन आपने उन चीज़ों को मॉडिफाई किया है। तो अगेन जब आपने पूरा चीज़ वैलिडेट किया है या वैलिडेट रेंजेस के डिफरेंट आपने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं तो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज, डिसोल्यूशन, इन विवो बायो इक्विवेलेंस को वापस कैलिब्रेट करना, वापस वैलिडेट करना भी रिक्वायर्ड होता है, और ऐसी फॉर्मुलेशंस के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेवल 3 की बात करें तो इन लेवल 3 इन प्रोसेस चेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस, this category includes changes in the type of process used in the manufactures of product such as change from wet granulation to direct compression of the dry powder। यानी कि अब यहाँ पे जो आपने प्रोसेस चेंज किए तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूरा का पूरा प्रॉपर मेजर चेंज ही कर रहे हो, यानी कि आपने वेट ग्रेनुलेशन की जगह सीधा का सीधा ड्राई ग्रेनुलेशन ले रहे हो। अब आप उसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं ले रहे हो, आप यानी कि उसमें एक्वस एंड नॉन एक्वस सिस्टम नहीं ले रहे हो, आप स्लगिंग या फिर ड्राई मिक्सिंग के थ्रू उसका ग्रेन्यूल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगेन यहाँ पे प्रॉपर पूरा का पूरा कंटेंट चेंज हो गया, उसके अंदर केमिकल ही हट गया। तो यहाँ पे जो डिसोल्यूशन क्राइटेरियाज हैं या जो टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 1 बैच है जो कि 3 मंथ एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट रहती है, सिग्निफिकेंट डेटा देना जरूरी है, डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स केस बी डिसोल्यूशन होना चाहिए, इन विवो बायो इक्विवेलेंस के अंदर प्रॉपर ये चीज़ देखी जाती है, फिलिंग डॉक्यूमेंट्स में प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट्स में क्या जस्टिफिकेशन किए थे, किसके कारण आपको ये चीज़ मॉडिफाई करनी पड़ी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि देखी जाएंगी। देन अपन बात, तो स्टूडेंट्स अब अपन बात कर रहे हैं इन विट्रो डिसोल्यूशन की। तो अभी तक अपन ने ये देख लिया कि जो अपन बैच साइज चेंज कर रहे हैं, जो अपन प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहे हैं, जो अपन प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में अपने को कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसमें किस किस तरीके से लेवल आते हैं। तो उन लेवल के आधार पर अपने को डिफरेंट गाइडलाइंस मिलती हैं। इसमें जो अपन ने मेन चीज़ देखी वो अपने देखी डिसोल्यूशन एंड बायो इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे कौन सी तरीके से अपन डिसोल्यूशन करते हैं, बायो इक्विवेलेंस किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में अगर मैं जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी सेक्शन 711 फॉर जनरल डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की अगर बात करें तो जो डिसोल्यूशन के उन्होंने एक जनरल स्पेसिफिकेशन दे रखा है। डिसोल्यूशन के बारे में आप जानते हो, आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट जो आपके 5th सेमेस्टर में लगता था बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो आप वहाँ से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा डिसोल्यूशन के बारे में पूरा कि किस तरीके से डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाता है, कितने कितने तरीके के डिसोल्यूशन टेस्ट प्रैक्टिस होते हैं, कौन कौन से टाइमिंग अपने को ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का डिसोल्यूशन अप्रेटिस रहता है, 2 तरीके के रहते हैं, एक होता है पेडल टाइप, एक होता है बास्केट टाइप। यूएसपी की अगर अपन बात करें तो पहला उसमें बास्केट टाइप होता है, वाइल इंडियन फार्माकोपिया में पहला पेडल टाइप होता है, अगर आपको याद हो तो। ऑल प्रोफाइल शुड बी कंडक्ट ऑन एटलीस्ट 12 इंडिविजुअल डोजेज यूनिट्स, यानी कि बेसिकली जब भी आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, जब डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स में आपने लेवल्स चेंज किए हैं तो एटलीस्ट 12 डोजेस फॉर्म्स को आप 12 यूनिट्स को यानी कि 12 पीस को आपको लेना ही है। डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स में बी कंपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑब्वियस एक सिमिलरिटी फैक्टर होता है डिसोल्यूशन प्रोफाइल में, इस फैक्टर के थ्रू आप है जो कि डिसोल्यूशन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ दे रखी है, जहाँ पे
RT एंड TT आर द प्रेजेंट डिजोल्व एट ईच टाइम पॉइंट, यानी कि कितना टाइमिंग में कितनी कंसंट्रेशन डिजोल्व होगी, जो कि अपन यूवी के थ्रू पता लगाते हैं, वो सारी चीज़। एंड F2 वैल्यू बिटवीन 50 एंड 100 सजेस्ट दैट टू डिजोल्यूशन प्रोफाइल्स आर सिमिलर। और अगर आपकी जो रीडिंग्स हैं वो 50 to 100 के बीच में आती हैं, दैट मीन्स कि जो प्रोफाइल्स हैं वो सिमिलर हैं। इन व्यू बायो इक्विवेलेंस स्टडीज की अगर अपन बात करें, इट इज इंटेंटेड एज अ गाइड एंड द डिजाइन ऑफ द एक्चुअल स्टडी में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ड्रग एंड डोजेस फॉर्म। ऑब्वियस से अगर बायो इक्विवेलेंस की बात करें तो बायो इक्विवेलेंस के अंदर है चीज क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली इन विवो बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस है, जो कि दो प्रोप्राइटरी ऑफ ड्रग्स की देखी जाती है कि दो डिफरेंट डोजेस फॉर्म की जो बायो इक्विवेलेंस है, बायो अवेलेबिलिटी है, वो सेम है या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें अपन बायो इक्विवेलेंस की, तो to compare the rate and extent of absorption of drug product for which the manufacturing has been changed as defined in this guidance to the drug product manufactured prior to change, यानी कि बेसिकली जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का, वो अपन देखते हैं यूजिंग बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लेवल चेंज कर रहे हो, आप इंग्रेडिएंट्स चेंज कर रहे हो, आप एक्सीपिएंट्स चेंज कर रहे हो, ग्रेड चेंज कर रहे हो, इक्विपमेंट चेंज कर रहे हो, तो बायो इक्विवेलेंस भी चेक करना जरूरी है। डिजाइन की बात करें, टू स्टडी डिजाइन शुड बी सिंगल डोज, टू ट्रीटमेंट, टू पीरियड क्रॉस ओवर विद एडिक्वेट वॉश आउट पीरियड between the two phase of studies, equal number of subjects should be randomly assigned to each of the two dosing sequence। ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाती है कि आपका जो ड्रग डिज़ाइन है वो सिंगल डोज है, टू ट्रीटमेंट डोज है, किस तरीके से वॉश आउट हो रहा है, उसकी हाफ लाइफ बॉडी में क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें चेक की जाएगी। देन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, the number of subjects enrolled in the bioequivalence studies should be determined statically to account for the inter-subject variability and meet the current bioequivalence interval। साथ ही साथ आप जो सब्जेक्ट्स दे रहे हो, मे बी समटाइम्स क्लिनिकल ट्रायल्स भी इसमें वापस किए जाते हैं कि भाई पूरी की पूरी जब चीज हो रही है, डोजेस फॉर्म चेंज हो रही है, तो क्या वो एक इन विवो सिस्टम पे इफेक्ट करेगी, क्या वो उस तरीके से रिलीज होगी, ये सारी चीजें भी कभी कभी चेक की जाती हैं। प्रोसीजर्स की अगर अपन बात करें, ईच सब्जेक्ट शुड रिसीव द फॉलोइंग टू ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट 1 के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विद द प्रपोज चेंज एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रायर टू प्रपोज चेंज, यानी कि बेसिकली आपने जो चेंजेस किए हैं उसके साथ भी वो कंपेरेटिव टेस्ट होगा, उसकी बायो इक्विवेलेंस, डिसोल्यूशन, और जो आपने पहले किया था वो भी पूरा टेस्ट होगा। अब दोनों में से सही कौन है उस हिसाब से है जो कि चीज़ को डिसाइड किया जाता है। Following an overnight fast of at least 10 hours, subjects should receive either treatments 1 or 2 above with 250 ml of water. Food should not be allowed until 4 hours after dosing. Water may be allowed after the first hour. Subjects should be served standardized meals beginning at 4 hours during the studies। यानी कि बेसिकली आप जिसको भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, पहले तो आपको पूरा का पूरा उसको ओवरनाइट फास्ट रखना है, 240 ml के साथ आपको वो डोज देनी है। देन कोशिश करनी है कि उसके 4 घंटे तक भी वो कुछ नहीं खाए, ताकि आपको जो प्रॉपर डोज का इफेक्ट है उसकी बॉडी पे देखने को मिल सके। रेस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कि भाई क्या चीज़ उनको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, तो प्रायर टू एंड ड्यूरिंग ईच स्टडी फेज वाटर मे बी अलाउड एंड एक्सपेक्ट फॉर 1 hour बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप खाना नहीं दे रहे, ये चीज़ ठीक है, साथ ही साथ पानी भी कोशिश करनी है कि जो आपने केवल 240 ml दिया है जो कि ड्रग के डिसोल्यूशन के लिए नेसेसरी है उतना आपने दिया है, उसके अलावा 1 घंटे पहले आप कोई भी उसको वाटर भी ना दें। द सब्जेक्ट शुड बी सर्व्ड स्टैंडर्डाइज्ड मील्स एंड बेवरेज एट specified times. No alcohol or xanthan or caffeine containing foods and beverage should be consumed for 48 hours prior to each study's period and until after the last blood sample is collected। साथ ही साथ ये कोशिश करनी है कि जो पर्सन है जिससे अपन मेडिसिन दे रहे हैं, कोई भी इस तरीके का मील ना ले जिसमें कैफीन हो, कोई भी बीवरेज यानी कि जो अल्कोहलिक सिस्टम्स हैं वो भी वो साथ में ना खाएं। कोशिश करें कि 48 आवर तक इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करें। एट जब भी उसका लास्ट ब्लड सैंपल लिया गया है उसके बाद इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर ना आए। ब्लड सैंपलिंग की बात करें, blood sample should be collected in sufficient volume for analysis of parent drug and active metabolite if any. The sampling time should be such that it should not be able to capture the Cmax and Tmax during the absorption period. Sampling should be carried out for at least 3 terminal elimination half-lives for both parent drug and active metabolite. Whole blood plasma and serum, whichever is appropriate for the analytes, should be harvested properly and sample should be frozen at 200 degrees centigrade and
20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -70 डिग्री सेंटीग्रेड टू मेंटेन द सैंपल स्टेबिलिटी। यानी कि सिंपल है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं आपको इतनी अमाउंट में लेना है कि आप उसकी पैरेंटर को भी अच्छे से एनालाइज कर सकें एंड एक्टिव मेटाबोलाइट को भी लिख सकें। साथ ही साथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस टर्म में पहुंचा है, कौन से पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचा है, ये चीज़ आप देख सकें। प्लस जो हाफ लाइफ है, यानी कि कितने समय बाद उसकी बॉडी में आपकी आधी से आधी क्वांटिटी रह जाएगी, आपकी बॉडी में किस टाइम बाद वो पूरी की पूरी ड्रग है जो कि एलिमिनेट होती है, वो टाइम भी अपने को पता हो। प्लस जो भी आपने सैंपल्स लिए हैं उसको -20 डिग्री से -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने को मेंटेन करके रखना है ताकि वो स्टेबल रहे। एनालिटिकल मेथड्स की अगर बात करें किस तरीके से अपन चेक करते हैं, तो ऑब्वियस है the assay methodology selected should ensure specificity, accuracy, interday and intraday precision, linearity of standard curves, adequate sensitivity, recovery and stability of the samples। ये सारी चीज़ें आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर देखी होगी कि होता क्या है, सीमैक्स क्या है, ईओसी क्या है, एवरेज कंसंट्रेशन कर्व्स क्या हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी उसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। सैंपल अंडर द स्टोरेज एंड हैंडलिंग कंडीशन एसोसिएट विद द एनालाइट्स मेथड्स। देन फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें, एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें अपन कैसे देखते हैं, कंसंट्रेशन टाइम डेटा, ईयूसी, इन्फिनिटी, सी मैक्स, टी मैक्स एंड टी हाफ, ये सारी की सारी चीज़ें भी अपन उसमें एस्टिमेट करते हैं ड्रग की। फिर लास्ट अगर बात करें स्टैटिकल एनालिसिस, पूरी ड्रग का आपने सब कुछ चेक कर लिया, अब लास्ट में यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैटिकल एनालिसिस, ये बताने लगाने के लिए कि ड्रग कितने समय तक बॉडी में काम कर रही है, कितनी कंसंट्रेशन पीक उसकी आती है, डोज इंटरवल उसका क्या रहेगा, किस तरीके से एक्ट करती है, उसकी एफिनिटी कितनी है, उसकी एफिकेसी कितनी है। तो उसके लिए अपने को स्टैटिक्स लगाना जरूरी होता है कि किस लेवल पे वो काम कर रही है। सो द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस appropriate for crossover designs on the pharmacokinetics parameter using the general linear model procedure of SAS or an equivalent program should be performed with examination of period, sequence and treatment effects. The 90% confidence intervals for the estimates of the difference between the test and difference least square means of the pharmacokinetics parameter. AUC naught 0, infinity, C max, T max should be calculated using two one-sided t-test procedures। यानी कि t-test procedure से अपन ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं कि 90% और ड्रग की सिमिलरिटीज आए, वो चीज़ आती है, यानी कि राइट नाउ द ड्रग इज गुड टू बी सजेस्टेड, यानी कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं दे आर अप्रूवेबल। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही देखेंगे। आज अपन ने सारी की सारी सुपैक के बारे में चीज़ें जानी कि सुपैक किस किस चीज़ के ऊपर देते हैं, कितने लेवल्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं, और उसके लिए FDA ने गाइडलाइंस अप्रूव कर रखी हैं। नेक्स्ट अपन जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.